गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं जनन द्रव्य का वर्गीकरण। कल हम लोगों ने किसके बारे में जाना था? जनन द्रव्य के बारे में जाना था। और एक बार फिर से आप जनन द्रव्य के बारे में थोड़ी सी चीज़ों को जान लें। जनन द्रव्य, जनन यानी अपने जैसे संतति उपलब्ध करने वाली प्रक्रिया, और वो द्रव्य जिसे हम ये क्या करवाएंगे? जनन करवाएंगे। अगर देखा जाए तो युग्मक भी कैसे काम कर रहे हैं? जनन द्रव्य की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि उनसे ही नई संतति उत्पन्न होती है। बीज पादपों में उससे नई संतति उत्पन्न होती है, जनन द्रव्य के तरह काम कर रहा है। वे बीज जो कि वह पादप जो कि बीजों के द्वारा जनन नहीं करते, जिनमें कायिक जनन होता है, जो अपने पादप भागों से जैसे कि जड़, तना या पत्ती के द्वारा क्या करते हैं? जनन करते हैं। तो उनके अंदर जो होगा वो कौन सा जनन द्रव्य आ जाएगा? उनके अंदर जो जड़ है या उसका तना है या पत्ती है, वो कैसे काम कर रहे हैं? जनन द्रव्य की तरह काम कर रहे हैं। तो बेसिकली जनन द्रव्य क्या है? जो भी आपके पास में क्या है? बीज है, पादप भाग है, जिनसे आप नई संतति को उत्पन्न करने वाले हैं, उसे आप क्या कहते हैं? जनन द्रव्य कहते हैं। अब देखिए, कोई ऐसी प्रजाति है जो खत्म होने वाली कगार पे आ रही है, या कुछ आपने नया बनाया और आपको लगता है कि ये जीन आपको आगे जाकर काम आ सकती है, या गुण आपको आगे जाके काम आ सकता है, तो बीज में वो गुण है या उस पादप भाग में है। तो उस पादप भाग को या बीज को आप संरक्षित करके रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे यहाँ पर एक अनुसंधान बनाया गया है, जिसे राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संधान ब्यूरो कहा जाता है। और ये जो है ये हमारे यहाँ पर नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, अब हम आ जा रहे हैं कि हम जनन द्रव्य के बारे में उसका यह वर्गीकरण कैसे करेंगे। तो ग्राम्यन के आधार पर जनन द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है। ग्राम्यन क्या था? डोमेस्टिकेशन क्या था? आप चीज़ों को जब लाकर क्या करते हैं? उगाते हैं। ठीक है, जब अपने यहाँ पे लाकर आप क्या कर रहे हो? उगा रहे हो। डोमेस्टिकेशन का मतलब क्या होता है? घरेलू ढंग से चीज़ों को क्या करना? विकसित करना। आप सीधा सीधा ये समझिए, ग्राम्यन या डोमेस्टिकेशन मतलब घरेलू तरीके से चीज़ों को क्या करना? डेवलप करना। इस वर्ड को आप बहुत अच्छे से और भी समझ सकते हैं, जैसे कि आपके घर में कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, इन्हें हम ग्रामीण जीव या फिर आप इन्हें हम क्या कहते हैं? डोमेस्टिक जीव कहते हैं, एनिमल्स कहते हैं, क्योंकि इन्हें हम घर में पालते हैं। ऐसे आप देखिए ना, आप कभी अगर आपने किसी से आपने पूछा हो तो फ्लाइट भी होती है, डोमेस्टिक फ्लाइट है वो फ्लाइट जो इंडिया में एक जगह चल रही है, और एक होती है इंटरनेशनल फ्लाइट जो कि बाहर जा रही है। तो डोमेस्टिकेशन मतलब आपके आसपास में आप वो चीज़ कर रहे हैं। तो ग्रामीण फसलों के मामले में क्या है? वो पादप जिन्हें आप फसलों के लिए अपने उपयोग के लिए उगा रही हैं, जंगल में नहीं है, तो इन्हें आपने क्या बोला था? बेसिकली क्या कहा था? ग्रामीण कहा था। और ग्रामीण का आधार पर आपके पास जो जनन द्रव्य होता है वो दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है कृषि जनन द्रव्य और एक होता है जंगली जनन द्रव्य। कृषि जनन द्रव्य क्या है? जो कृषक बनाते हैं। अब देखिए इसके अंदर बेसिकली क्या होता है? जो कृषक होता है वो क्या करता है? अपने खेत में, किसमें? अपने खेत में बेसिकली क्या करता है? कृषि करता है। क्या करता है? अपने खेत में कृषि करता है या नहीं? इस कृषि के अंदर वो किसको उगाता है? फसल को उगाता है। अब इस फसल को जितना उसे मार्केट में बेचना होता है बेच लेता है, बाकी को अपने पास में क्या करता है? बीजों को बचा के रखता है। बीज क्या करेंगे? जब अगली बार इस पादप का फिर से मौसम आएगा तो उसी से नए पादप बनाएगा। तो एक तरीके से उन्होंने बीजों को करके क्या रखा? संरक्षित रखा। और ये बीजों से नए जीव जब बनेंगे तो उसे हम क्या कह सकते हैं? यहाँ पर जनन द्रव्य के रूप में यूज करेंगे। तो एक तो हो गया आपके पास में कृषक जनन द्रव्य, जो कि आपके पास में आपकी लोकल फसलें जो है, जिन्हें कृषक अभी उगा रहा है, उनके पादप भागों या बीजों को या उनके जनन द्रव्य को जो आप संग्रहित करके रखते हैं, तो उसे उस जनन द्रव्य को हम कृषि जनन द्रव्य कहते हैं। जंगली जनन द्रव्य देखिए भाई क्या है? आपने क्या किया? कुछ जंगली प्रजाति आपको ऐसी मिली जिसके जीन आपको इस्तेमाल में आ सकते हैं। जैसे कि कल हमने एक एग्जाम्पल देखा था। हमने क्या एग्जाम्पल देखा था कि भाई मेरे पास में क्या है? एक आम का पादप है जो है एक्स। इसमें सारी क्वालिटी ही अच्छी है, लेकिन ये कैसा नहीं है, ये बहुत आसानी से क्या हो जाता है? रोगी हो जाता है। तो हम कहाँ गए? हम इसी की वैरायटी का हमने एक और आम का पादप देखा, और उस वैरायटी का नाम था वाई। क्या नाम था उस वैरायटी का? वाई। अब ये जो वाई वैरायटी थी ना, इसके अंदर बेसिकली क्या हुआ? इस वाई वैरायटी के अंदर हमें क्या मिल गई? ये क्या था? रोग संरक्षी था, यानी कि इसके पास में रोग संरक्षी की क्या उपस्थित थी? जीन उपस्थित थी। ठीक है, उस जीन की वजह से क्या मिल गया हमारे पादप को? क्या हो सकता है? अगर इस जीन को लाकर हम अपने एक्स पादप में डाल दें तो हमारा पादप क्या हो जाएगा? संरक्षित हो जाएगा रोग से भी। तो बेसिकली हमने क्या किया कि हम क्या करें कि इस आम के पादप की इस जीन को हम क्या कर ले? संरक्षित कर ले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जीन के लिए पूरा पादप भाग उठा के लाए, पूरा पादप तो उठा के नहीं लाएंगे। तो हम क्या करेंगे? इस जंगली प्रजाति के या तो बीज को
जो कि इसके बीज में भी वो जीन आएगी, या इसके किसी भाग को लाकर हम क्या करेंगे, रखेंगे, तो उस भाग को, उस बीज को या उस पादप भाग को हम क्या कह सकते हैं, जंगली जनन द्रव्य कह सकते हैं। तो ग्रामन के आधार पर हमारे पास दो तरह के जनन द्रव्य है, एक कृषि जनन द्रव्य है और एक हमारे पास में कौन सा है, जंगली जनन द्रव्य है। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब उत्पत्ति के स्थान के आधार पर भी जनन द्रव्य को हमने दो भागों में बांटा है। एक तो जो हमारी घरेलू फसल, हमारे घरेलू इलाके में हमने दो तरह का जनन द्रव्य देखा, एक जिसको हम जिसकी हम खेती कर रहे हैं उस फसल का जनन द्रव्य कृषि जनन द्रव्य, और एक हम जंगली वैरायटी से लेकर आए थे वो हो गया आपके पास में जंगली जनन द्रव्य। अब क्या है, हम उत्पत्ति की, कहाँ पर वो चीज़ बनी है, कहाँ पर वो जीव बना है, कहाँ से हम वो जनन द्रव्य लेकर आ रहे हैं, यानी कहाँ से वो पादप भाग या बीज लेकर आ रहे हैं जिससे हम नई फसलों को संकरित करके उगाएंगे, वो जनन द्रव्य हमें कैसे मिल रहा है, उसके आधार पे हमारे पास में दो है। एक होता है आपका देशी जनन द्रव्य और एक विदेशी जनन द्रव्य। इसे कैसे समझेंगे भाई, हम लोगों ने क्या कहा था कि भारत के अंदर आज़ादी के बाद यानी कि 1950 में क्या थी, गेहूं की प्रजाति थी। क्या थी, एक गेहूं की प्रजाति। ये जो गेहूं की प्रजाति थी, इसमें जो गेहूं के पेड़ थे वो बहुत अधिक क्या थे, लंबे थे। क्या थे, बहुत अधिक लंबे। बोलो बात समझ में आ रही है। तो इतने लंबे पेड़ होने की वजह से, ये बहुत लंबे पेड़ थे, तो जो इनके बीज होंगे वो अगर आज तक हमने संरक्षित रखे हुए हैं, या जो इनके बीज है, इनके पादप भाग है, वो हमारी देशी किस्म का क्या होगा, जनन द्रव्य होगा। अब याद कीजिए हमने क्या देखा था कि हम कहाँ चले गए थे, ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले हम हमारे यहाँ की खेती की प्रक्रियाओं को कैसे बढ़ाएं, तो हम मैक्सिको, फिलीपींस, यहाँ पर सब जगह गए। हमें मैक्सिको अंदर क्या देखा, मैक्सिको के अंदर हमने देखा कि वहाँ पर एक बड़ी ही अलग सी गेहूं की प्रजाति देखने को मिली, जिसको हमने क्या बोला, सोनार 63, और क्या बोला था, सोनार 64 बोला था कि नहीं बोला था, सोनार 63 और सोनार 64 हमें गेहूँ की ये जाती है। इसके अलावा हमें लैम्ब्रा रोजा भी देखने को मिली। तो ये सारी प्रजातियाँ क्या थी, ये हमें मैक्सिको में मिली। हम इनके बीजों को या फिर हम इनके पादप भागों को अपने देश में लेकर आए और यहाँ पे भी हमने इन प्रजातियों को उगाना चालू किया। तो जो भाग, जो बीज या पादप भाग हम इन मैक्सिको से हमारे देश में लेकर आए, तो उसे हमने क्या बोला, उसे हमने बोला विदेशी जनन द्रव्य। तो देखिए देशी जनन द्रव्य क्या है, अपने ही जीन में, अपने ही देश में उत्पन्न फसलों से मिलने वाला जनन द्रव्य देशी जनन द्रव्य होगा, और विदेशी फसलों से मिलने वाला जनन द्रव्य कौन सा हो जाएगा, हमारे पास में विदेशी जनन द्रव्य हो जाएगा। जैसे ब्लूबेरीज हमारे यहाँ नहीं उगती थी, लेकिन हम उनको यहाँ पर लेकर आए हैं। बहुत सारे बेरीज है जो हमारे यहाँ नहीं उगते थे, लेकिन हम उन्हें दूसरे देश से उनके बीज, उनके पादप भाग यहाँ पर लेकर आए, उन्हें यह इंट्रोड्यूस किया, तो ये कौन सा हो गया हमारे पास में विदेशी जनन द्रव्य। इस पर एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, एक और एग्जाम्पल देखिए। एक एग्जाम्पल आता है हमारे पास में वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ इंडोनेशिया के अंदर बहुत होता है, हमारे यहाँ पर बंगाल ट्रेजेडी का रीजन भी बनाता है ये, जिसे आप आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, जलकुंभी बोलते हैं। अगर आपने कभी देखी भी हो तो गंदे नाले वगैरह में ये बहुत दूर तक फैली रहती है और देखने में बहुत सुंदर लगती है। हमारे यहाँ से कोई था जो बेसिकली क्या किया, घूमने के लिए गया था इंडोनेशिया की तरफ, और वहाँ पर उसने वाटर हाइसिंथ को देखा, जलकुंभी को देखा और उसको यहाँ पर लेकर आ गया। हालांकि हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हुई, लेकिन हम तो अभी क्या कह रहे हैं कि उस पादप भाग को लेकर आकर यहाँ पर हमारे यहाँ पर ये पादप उगा, तो इसके अंश को हम कहाँ से लेकर आए थे, किसी दूसरे देश से लेकर आए थे। तो वो अंश या इसका भाग या इसका बीज हमारे लिए कैसे काम कर रहा है, हमारे लिए विदेशी जनन द्रव्य के समान क्या कर रहा है, काम कर रहा है। चलिए अब हम आगे बढ़ के देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब हमारे पास में आते हैं जीन कोश। हमने जनन द्रव्य को ले लिया, अब इस जनन द्रव्य में क्या है, जीन है, वो जीन जो कि हमारे को चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम वापस से जाते हैं अपने पूरे एग्जांपल पर, हमें जंगली आम की वाय प्रजाति मिली थी जिसके पास में रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली जीन है या नहीं है। हमें मैक्सिको में सोनार 63, 64 और लैम्ब्रा रोजा से हमें क्या मिली, ऐसी जीन मिली है जिसकी वजह से पादप की लंबाई कम है। अब इन जीन को लाकर हम अपने यहाँ पे संरक्षित करेंगे, उसके बाद में अपना प्लांट ब्रीडिंग का काम शुरू करेंगे। तो जब तक हम वो काम शुरू करें तब तक इन जनन द्रव्य को हमें संरक्षित भी तो रखना होगा, और इन्हें जहाँ हम संरक्षित रखेंगे उन्हें हम क्या कहते हैं, जीन कोश कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जीन कोश के अंदर क्या क्या आएगा। जीन कोश के अंदर सबसे पहले आता है प्राथमिक जीन कोश। प्राथमिक जीन कोश के अंदर देखिए क्या आता है, प्राथमिक जीन कोश के अंतर्गत वे सभी प्रजातियां आती है जिनमें सफलतापूर्वक संकरण होता है और जिनसे बनने वाले संकर, जिनकी संतति जो बनेगी वो भी क्या होंगी, उर्वर होगी। यानी कि फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, हमने हमारे मैंगो, ये जो हमारा आम था,
ठीक है, इस आम की X प्रजाति के अंदर और Y प्रजाति के बीच में क्या करवाया हमने, जनन करवाया। और क्योंकि ये दोनों सेम वैरायटी की थी, ठीक है, तो इस वैरायटी की वजह से इन दोनों में आसानी से जनन हो गया और इनसे एक नई प्रजाति बनकर आई सामने, जिसके अंदर दोनों के गुण थे। और ये प्रजाति खुद भी आगे जाकर अपने जैसे बीज बना रही थी, अपना आसानी से क्या कर पा रही थी, जनन कर पा रही थी। तो उसे हम क्या कहते हैं, उर्वर संतति कहते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक आपके पास में देखिए जीन कोश कौन सा आता है, जिसके अंतर्गत वो प्रजाति आती है जो खुद भी आसानी से क्या कर सकती है, एक दूसरे के साथ में लैंगिक जनन कर सकती है, संकरण कर सकती है और उनसे बनने वाली संततियां भी आगे जाकर क्या कर सके, जनन कर सके। दूसरा देखिए आपके पास में कौन सा आता है, द्वितीयक जीन कोश। द्वितीयक जीन कोश के सदस्यों का संकरण प्राथमिक जीन कोश के सदस्यों के साथ बहुत ही कठिनाई से हो पाता है। यानी कि बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, आप कोई और प्रजाति लेकर आ गए हो, ठीक है, जाति ही दोनों क्या है, बहुत अलग अलग है। ठीक है, समझ में आ रहा है, वो अलग अलग जातियों के बीच में आप क्या करवा रहे हो, संकरण। तो आपकी जो प्राथमिक जाति थी उसका आप किसी अन्य जाति से क्या करवा रहे हो, संकरण करवा रहे हो, जो बहुत मुश्किल से हो रहा है। और इस अवस्था के अंदर क्या होगा, दो अलग अलग जातियाँ, तो हो सकता है बेसिकली यहाँ पर क्या हो सकता है कि यहाँ पर हो सकता है कि जो आपके पास में पहली पीढ़ी बनेगी यहाँ पर, वो क्या हो सकती है, या तो आगे चलकर अपने जैसे पादप बना सकती होगी, अपने जैसी संतति बना सकती होगी, या नहीं भी बनाए। तृतीयक जीन कोश क्या होता है, इस समूह में उन प्रजातियों को रखा जाता है जिनका प्राथमिक जीन कोश के सदस्यों के साथ संकरण बहुत कठिन है। यानी कि आप कोई Z जाति का प्लांट ढूंढ के लेकर आए और आप मुझे, या फिर आप ऐसा मान लीजिए आप कोई A प्रजाति का आम का पेड़ ढूंढ के लाए और आप उसे Y प्रजाति के साथ में क्या करवाना चाहते हो, संकरण करवाना चाहते हो, जो मेरे प्राथमिक जीन कोश का हिस्सा था, लेकिन वो संकरण हो ही नहीं पा रहा है। और अगर आपने करवा भी दिया किसी तरीके से, तो ऐसे बनने वाली, इनके मेल से बनने वाली जो संतति होगी वो अपने समान कभी भी, जो संततियाँ उत्पन्न करेगी वो संततियाँ कभी भी आगे चलकर अपने जैसे बच्चे नहीं बना पाएगी, अपने संततियाँ नहीं बना पाएगी, और ऐसे को हम क्या बोलेंगे, बंध्य बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास में कौन आ गई है, प्राथमिक जीन कोश आ गया, द्वितीयक जीन कोश आ गया, और कौन आ गया है आपके पास में, तृतीयक जीन कोश आ गया है। ठीक है, तो अब हम आ गए हैं किसके ऊपर, जनन द्रव्य संरक्षण के ऊपर। देखिए बेटा, जनन द्रव्य को संरक्षित करना क्यों जरूरी है, जनन द्रव्य को संरक्षित करना इसलिए जरूरी है कहीं वो नष्ट ना हो जाए, क्योंकि अगर वो नष्ट हो गया तो आप उससे नई प्रजाति को ही नहीं बना पाओगे, है या नहीं है। आपने क्या बोला कि भाई हमारे भारतवर्ष के अंदर, हमारे देश के अंदर, हमारे यहाँ पर भारत के अंदर क्या था, मैं बहुत ही गंदा ये बना देती हूँ, तो मैं तो एक काम करती हूँ, ये सब कुछ नहीं बनाती हूँ, सीधा एक आपको एरिया दिखाती हूँ। क्या हुआ कि हमें पता चला कि हमें दिखा कि हमारे भारत देश के अंदर 1950 तक या 1960 तक ऐसी गेहूं की प्रजातियां थी जो कि क्या थी, बहुत लंबी थी। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। हम कहाँ गए, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के पहले हम कहाँ गए, मैक्सिको गए, और मैक्सिको पर जाकर हमने देखा कि वहाँ पर सोनार 63 और सोनार 64 और लैम्ब्रा रोजा नाम की कुछ ऐसी प्रजातियाँ बनाई जाती थी जिनकी लंबाई क्या है, बहुत ज़्यादा कम है, 2 से 3 फीट के, 10-10 फीट लंबे पादप नहीं है। तो हम इनके बीजों को कहाँ पर लेकर आए, हमारे देश में लेकर आए। हमारे देश में लाकर हमें इन्हें क्या करना था, प्लांट ब्रीडिंग के लिए यूज़ करना था। अगर जो बीज या पादप भाग या जीन हम हमारे यहाँ तक लेकर आए हैं, उसे अगर हम संरक्षित नहीं करेंगे तो वो खराब हो गई, तो उसको यहाँ तक लाने का फायदा क्या निकलेगा भाई। तो प्लांट ब्रीडिंग सिस्टम के अंदर जो भी आपको अपने लिए उपयोगी जीन लगती है, या जो भी आपके लिए उपयोगी गुण है प्लांट में, उस चीज को, जीन को, उस कैरेक्टर को आप संरक्षित रखना चाहते हो, तो आपको उस जनन द्रव्य को संरक्षित रखना पड़ेगा। हालांकि संरक्षित रखने के लिए NBBGR ने बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के क्या दिए हैं, तरीके दिए हैं। जैसे कि कल हमने बताया था कि आप इन चीज़ों को सीड बैंक, जीन बैंक, इन सब के अंदर क्या कर सकते हैं, संरक्षित करके रख सकते हैं। क्या किया जाता है वहाँ पर, इन बीजों को, पादप भागों को नाइट्रोजन गैस के अंदर -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर संरक्षित करके रखा जाता है, ताकि इन्हें खराब होने से क्या किया जा सके, बचाया जा सके। अब इसी संरक्षण के अंदर हमारे पास में संरक्षण 2 प्रकार का है। अब ये 2 विधियां जो है उनमें सबसे पहले आता है स्वस्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय मतलब जो जहाँ पर है उसे हम वहीं पर ही क्या कर दें, संरक्षित कर दें। तो देखिए स्वस्थानीय संरक्षण क्या है, जब जनन द्रव्य को उसी स्थान जिसमें वह प्राकृतिक रूप से क्या है, उगता है, उसे संरक्षित किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे स्वस्थानीय संरक्षण कहा जाता है। अब देखिए बेटा, आप यहाँ संरक्षण कर रहे हो,
अगर नॉर्मल खेती कर रहा होता किसान तो वो उगाता है, बीजों को बेच देता है, नए बीज रख लेता है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमारा काम ही क्या है कि हम मान लीजिए सोनार 63 64 को लेकर आए, उन्होंने हमें कुछ बीज हमें दे दिए, कुछ पादप भाग हमें दे दिए, और हमने लाकर उन्हें अपने देश के अंदर क्या किया, उगाया, क्योंकि हमें उनकी और बीजों की क्या चाहिए, संख्या चाहिए। सोचकर देखिए ना, जब तक आप बीज को उगाएंगे नहीं, आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो सोनार 63 64 आप मैक्सिको से लेकर आएंगे, हमारे देश के कौन से हिस्से में उगेगा, ये हमें कैसे पता चलेगा। हम सब जगह जाके उगा के देखेंगे, हम उसे नॉर्थ इंडिया में भी उगाएंगे, हम उसे साउथ इंडिया में भी उगाएंगे, हम उसे ईस्ट में भी उगाएंगे, हम वेस्ट में भी, हम मिडिल इंडिया, सब जगह पर उसे क्या करेंगे, उगा के देखेंगे। अब ये तो है नहीं कि वहाँ से हम टनों बोरियां लेकर आए होंगे, वहाँ से हम क्या लेकर आएंगे, कुछ जीन लेकर आए होंगे, कुछ बीज लेकर आए होंगे, कुछ पादप भाग लेकर आएंगे। अब इनका संरक्षण हम कैसे कर सकते थे, हमने क्या किया, इन्हें किसी जगह पर उगाया और हमने बोला कि भाई हमें इनकी संख्या बढ़ानी है, देखते हैं जलवायु में काम करेंगे कि नहीं करेंगे। तो हमने कुछ बीजों को उगाया। अब ये नॉर्मल फसल वाला काम नहीं हो रहा है, हमें इसका और उत्पादन कर रहा है, तो उस स्थान को हम क्या करके रखेंगे, संरक्षित करके रखेंगे। वहाँ पर मानव की जो नॉर्मल गतिविधियाँ हैं वो नहीं होगी, वहाँ से प्लांट ब्रीडर जाकर ही उन्हें देखेगा। खुद सोच के देखो ना, हमें तो मैक्सिको ने भाई मुट्ठी भर, हमें तो एक थैला भर के जीन दे दी, हमें बीज दे दिया कि भाई जाओ ये ले जाओ और अपने वहाँ पे उगा लेना, इससे और प्लांट बना लेना और सीड बनेंगे, ऐसे हो जाएगा। अब हमने बोला यार एक थैले भर से तो हमें पूरे सारे प्लांट बनाने, और ये थैले भर के बीज को मैंने राजस्थान में उगा दिया और यहाँ पे वो प्लांट उगता ही नहीं होगा, तो भैया तो एमपी में उगता है, और मैंने लाके इसका टेस्ट राजस्थान में कर लिया, तो जो उन्होंने थैली भर के बीज दिए थे ना मुझे, वो सारे के सारे क्या हो गए, खराब हो गए, कोई मतलब ही नहीं रहा उनका। तो पहले मुझे इनकी संख्या बढ़ानी थी, तो इनके अंतर्गत छोटे छोटे हिस्सों को ऑप्टिमम कंडीशन देके मान लो मैंने कहीं पर उगाया, ठीक है, या फिर आप कोई और पादप है जिसे वो जहां उग रहा है उसे वहीं पर ही संरक्षित कर रहे हैं उसके जनन द्रव्य को, तो उसे आप क्या कहते हैं, स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं। और यहाँ पर मानव गतिविधियों को क्या रखा जाता है, बिल्कुल अलग रखा जाता है। यहाँ पर नॉर्मल जो किसान की जो गतिविधियां होती है फसल के लिए वो नहीं होने दी जाती है, और ऐसे क्षेत्र को हम जीन सेंचुरी भी कहते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जीन सेंचुरी क्या है, तो आप लिखेंगे स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत जनन द्रव्य को संरक्षित रखने हेतु उस क्षेत्र को मानव गतिविधियों से परे रखने की व्यवस्था जो घोषित की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं जीन सेंचुरी। दूसरा होता है बाह्य स्थानीय संरक्षण, जहां पर क्या किया जाता है, आप जो भी चीज, जो भी जनन द्रव्य है उसके खुद के स्थान पर से, भाई पादप कहाँ उगता है, जमीन पे उगता है, तो उसे जमीन पे उगाकर नहीं रखकर उसे कहीं और ले जाकर आप क्या कर रहे हो, संरक्षित कर रहे हो, तो उस संरक्षण को आप क्या कहते हो, बाह्य स्थानीय संरक्षण। मान लीजिए हमने हमारे यहाँ पर कल्याण सोना को लाकर, या सोनार 63 64 को लाकर हमने अपने यहाँ पर उगाया, और कुछ पादप क्या हो गए, उगे। अब हमें क्या था, इन बीजों को हमारे देश के हर एक कोने में भेजना है, वहाँ पे उगवाना है, तब तक के लिए हम इन्हें क्या कर रहे हैं, संरक्षित रख रहे हैं। तो ऐसे बोरियों में भर के नॉर्मल बीज की तरह रखना नहीं था, कहीं खराब हो गए हमारे यहाँ की जलवायु में, तो इन्हें ऐसी जगहों पर रखा गया जहाँ पर ये बिल्कुल भी नष्ट होने की इनकी आशंकाएं खत्म हो, तो इनको अपनी खुद की जगह से कहीं और ले जाकर हम संरक्षित कर रहे हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, बाह्य स्थानीय संरक्षण कह देते हैं। अब बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंदर देखिए बेसिकली आपकी कौन कौन हेल्प करने वाला है। बाह्य संस्थानों के अंदर आप यूज कर सकते हैं बीज बैंक को। बीज बैंक क्या है, यहाँ पर आप जाके बीज को संरक्षित कर सकते हो, वही -96 डिग्री सेल्सियस पे नाइट्रोजन गैस में किसको रखा जाता है, बीज को, या अक्रिय गैसों के बीच में किसको रखा जाता है, बीज को रखा जा सकता है। या फिर क्या होता है, पादप या क्षेत्र बैंक होता है, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, प्लांट के जो पार्ट होते हैं, ठीक है, उसे क्या कर दिया जाता है, रख दिया जाता है। सेल एंड ऑर्गन बैंक जो होता है, यहाँ पे आपने पादप को रखवा दिया ले जाकर, यहाँ पादप के किसी भाग को रखवा दिया ले जाकर, ठीक है। या कोशिका व अंग बैंक, इसमें क्या किया जाता है, जो आपका पादप है उसकी विभजोतक ऊतक की जो कोशिकाएं हैं, जो लगातार विभाजन करके नई कोशिकाएं बना सकती है, उसको रखवा दिया। या आपने इस पादप का जो डीएनए है उसे क्या करवा दिया, संरक्षित करवा दिया। वो सभी भाग जिनसे आप नया पादप बना सकते हो, बीज से बना सकते हो, ठीक है। टिश्यू कल्चर टेक्निक में तो आप देखेंगे कि पादप के सिर्फ कोशिका से ही आप क्या करवा देंगे, नया पादप बनवा देंगे। आप किसी कोशिका अंग से बनवा सकते हो, किसी पादप अंग से नया भाग बनवा सकते हो, या डीएनए से आप बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी कि आप क्या कर सकते हो, दो अलग अलग डीएनए को मिलवाकर कुछ नया बनवाएंगे। तो वो भाग जिससे आप नए भागों को बना सकते हो पादप के, या वो जनन द्रव्य जिससे आप नया पादप क्या कर लोगे, बना लोगे, उन सबको क्या बोला जाता है, उन सबको हम क्या बोल देते हैं, वही स्थान है जनन द्रव्य संग्रह की श्रेणी में रख देते हैं। इन सब चीज़ों को जहाँ जहाँ हम ले जाकर रखेंगे। चलिए
अब देखते हैं कि जनन द्रव्य संग्रहण कैसे करेंगे। देखिए बेटा, जीन बैंक क्या है या जनन द्रव्य संग्रह क्या है। आप जो भी फसल है या उसकी जंगली संबंधी किस्में हैं जिनके जीन प्रारूपों को आप क्या करके रखना चाहते हो, संग्रह करके रखना चाहते हो, और जहां उसे संग्रह करते हैं उसे हम जीन बैंक कहते हैं। अब जीन बैंक के अंदर जब आप संरक्षण करते हैं तो बहुत सारी क्रियाएं आती है, जैसे कि आपके पास में सबसे पहला क्या आ जाएगा, आप संग्रह करोगे, फिर संरक्षण करोगे, फिर मूल्यांकन करोगे, फिर सूचीबद्ध करोगे, फिर गुणन वितरण, और फिर उसे क्या लेकर आया जाएगा, उपयोग में लाया जाएगा। तो देखिए इसके अंदर क्या क्या होगा। सबसे पहले आते हैं हम संग्रहण के ऊपर। भाई मुझे कोई एक्स प्रजाति है, मुझे तो कल्याण जो हमारे सोनार 63 64 थी उसका मुझे क्या चाहिए, जनन द्रव्य चाहिए। तो मैं मैक्सिको में जाकर एनी बर्लॉग से सबसे पहले क्या लेकर आई, वो जनन द्रव्य लेकर आई, और मैंने उससे अपने पास क्या किया, लेकर आ गए, उसे अपने पास में लेकर आ गई। बोलो बहुत बिल्कुल सही बात है। तो मैंने उसका अलग अलग क्षेत्रों पे से, जो कि क्या हो सकती है, मेरी देसी किस्में भी हो सकती है, जंगली किस्में भी हो सकती है, या किसी और विदेश से लाई हुई किस्म भी हो सकती है, जो भी किस्म है। अगर मैं प्लांट ब्रीडर हूँ तो पहले मुझे उन अलग अलग जीन प्रारूपों का क्या करना पड़ेगा, संग्रहण करना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है, कलेक्शन करना पड़ेगा। अब कलेक्शन करने के बाद के अंदर मैं अपना प्लांट ब्रीडिंग काम शुरू करूँ, उससे पहले मुझे इन सभी चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, संरक्षित करना पड़ेगा। संरक्षित करने के लिए मैं स्वस्थानीय संरक्षण टेक्निक का भी इस्तेमाल कर सकती हूँ और बहिस्थानीय संरक्षण टेक्निक का भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। अब मेरे को पता है संरक्षण स्टार्ट हो गया है, तो मैं अपना प्लांट ब्रीडिंग का काम क्या करूँगी, चालू करूँगी, जिसके अंदर क्या करूँगी, मैं डिफरेंट प्लांट्स के बीच में क्रॉस करवा के देखूँगी और मूल्यांकन करूँगी। अच्छा ये गुण आ रहा है, ये गुण नहीं आ रहा है। इस तरीके से मैं अपना ब्रीडिंग प्रोग्राम को क्या करूँगी, आगे बढ़ाऊँगी। अब जब ब्रीडिंग प्रोग्राम मेरा आगे की तरफ बढ़ेगा तो इसके अंदर जो गुण आ रहे होंगे, कौन कौन से गुण मुझे ऐच्छिक मिले, कौन से मुझे नए गुण मिले, कुछ ऐसे गुण भी मिले जो मुझे नहीं चाहिए थे, उनकी मैं क्या बनाऊंगी, एक सूची बनाऊंगी। सूची बनाने के बाद के अंदर जो मेरे ऐच्छिक गुण होंगे, जो कौन से होंगे बेटा, मेरे ऐच्छिक गुण वाले या प्रभावी गुण वाले जो मेरे पास में क्या होंगे, पादप होंगे, इन पादपों को मैं क्या करूंगी, अपने क्षेत्र के अंदर किसानों को दे दूंगी कि है या नहीं है भाई, अब आप क्या करवाओ, इनको उगाओ। सही बात है। पहले मैं क्या लेकर आई, इसे आप ऐसे समझिए। देखिए एक तरीके समझाती हूँ। हम शुरू करते हैं, हमारे मैक्सिको से आए, हम मैक्सिको से बढ़ना प्रारंभ करते हैं। हम मैक्सिको गए और मैक्सिको से हम क्या लेकर आए भाई, हम सोनार 63 और सोनार 64 का क्या लेकर आ गए, जनन द्रव्य लेकर आ गए। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। अब इस जनन द्रव्य को लाकर मैंने क्या किया, सबसे पहले संरक्षित किया। संरक्षित करने के लिए मैं कोई भी तरीका अपना सकती हूँ। मैंने हो सकता है इसके कुछ पौधों को अपने क्षेत्र के अंदर लगाकर भी देखा, या फिर हो सकता है मैंने जीन बैंक में यहाँ पर इसे रखवा दिया। अब इसके बाद के अंदर मैंने क्या किया, इनकी प्लांट ब्रीडिंग स्टार्ट करी। क्या स्टार्ट करी, प्लांट ब्रीडिंग स्टार्ट करी। यानी कि प्लांट ब्रीडिंग के अंदर मैंने क्या करना शुरू किया, इनका मूल्यांकन करना शुरू किया। प्लांट ब्रीडिंग यानी कि मैंने इनका क्या करवाया, पादप प्रजनन करवाना चालू किया और इन पादपों को उगाया, है नहीं है। और मैंने क्या किया, इसका मूल्यांकन किया कि अच्छा इसमें ये गुण है। फिर क्या किया मैंने बोला कि इसके अंदर ये XYZ गुण है। इन सारे गुणों की मैंने क्या बनाई, सूचीबद्ध तरीके से इसको बनाया, है नहीं। अब प्लांट ब्रीडिंग के दौरान मुझे ये भी ध्यान में रखना पड़ा। मैंने कुछ लोगों से पूछा भाई देख इसमें ये चीज़ें क्या होनी चाहिए। तो देखिए हुआ क्या था, जो हमारे सोनार 63 और 64 ने, इनके गेहूं का रंग लाल था, जिससे आटा भी लाल बनता था। हमारे लोगों को तो ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई कि नहीं भाई हम तो इस चीज़ को नहीं मान सकते, हम तो सफ़ेद गेहूं खाएंगे। तो हमने क्या किया, इस पादप प्रजनन टेक्निक के अंतर्गत हम लोगों ने क्या किया, हमने सोनार 63 जो था, जो हमारे पास में जो हम लेकर आए थे प्रजाति, उसका तो हमने क्या ली, बोनेपन वाली क्या ले ली, जीन ले ली। और जो हमारी देशी प्रजाति थी, देशी गेहूं की जो प्रजाति थी, ठीक है, इससे हमने कौन सी जीन ले ली, हमने इसके अंदर सुनहरे रंग वाले बीज की क्या ले ली, जीन ले ली। इन दोनों को जीनों को मिलाकर मैंने प्लांट ब्रीडिंग का सिस्टम करवा और प्लांट बनाया, फिर उनका मूल्यांकन करा और फिर उनके सारे गुणों को मैंने सूचीबद्ध किया। जब मुझे जिन जिन अच्छे वाले गुणों वाले टेक्निक वाले पादप मिल गए, उनके बीजों को लेकर मैंने क्या किया, लोकल किसानों में बांट दिया कि अब आप इसे क्या कीजिए, उगाइए।
किसानों ने जब वहाँ से उगाया तो फिर उसके बाद में उन्हें क्या किया गया, मार्केट के अंदर उनका क्या कर दिया, वितरण कर दिया गया, ताकि लोग उनका क्या कर सके, उपयोग कर सके। तो देखिए आपके जनन द्रव्य या जर्म प्लाज्म कलेक्शन के अंदर कितनी चीज़ें आती है। पहले आप चीज़ को लाना है, फिर संरक्षित करना है, फिर उसे उगाना है, उसका मूल्यांकन करना है, फिर जब आपके अकॉर्डिंग आपके सारे अच्छे गुण वाले आपको पादप मिल जाए तो फिर जाकर उसे किसको देना होता है, किसानों को देना होता है। क्या ये तरीका सिर्फ 1 या 2 दिन में हो जाता है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये मूल्यांकन और सूचीबंधन तरीके के अंदर जो प्रजातियां हैं, पादप प्रजातियां हैं, उन्हें उनकी 4 से 5, 6, 7 पीढ़ी तक क्या करके देखा है, उगा के देखा है। हम बहुत सारे मेथड पढ़ेंगे जहाँ पर इन प्रजातियों को हम 7, 8, 10, 11, 12, 13 इस तरीके से अलग अलग पीढ़ियों तक उगाएंगे, और इन पीढ़ी तक भी जब हमारे अच्छे गुण वाले हमें पादप मिलेंगे तब जाकर उनके बीजों को हम किसानों को देते हैं कि इसके लिए मल्टीप्लिकेशन यानी गुणन के लिए, और फिर उसके बाद में उसे मार्केट में निकाला जाता है। ऐसा नहीं कि हमने एक बार एक संकरण करा, प्रजाति बना लीजिए, बस सब कुछ सही है और उसे मार्केट में उतार दो, नहीं। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है कि क्वालिटी दर बदर अच्छी आ रही है कि नहीं आ रही है। जो नया पादप बना है उसमें कुछ ऐसी जीन या ऐसा कोई केमिकल तो नहीं बन रहा है जो कि व्यक्तियों को या जो जीव हैं उन्हें कोई तरह का नुकसान पहुंचा दे खाने पर। तो बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं बेटा, उन सबको देखने के बाद, उनका मूल्यांकन करने के बाद, उन्हें सूचीबद्ध करने के बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो फूड डिपार्टमेंट से वो इसकी पूरी तरह सोच विचार करने के बाद उसे किसानों को उगाने के लिए देते हैं। ऐसे आज हमने बीटी कॉटन को भी बना लिया है, ठीक है, समझ में आया। तो ये बेसिकली हमारे पास में क्या हो जाता है, ये एक तरीका हो जाता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, जनन द्रव्य को क्या करते हैं, संग्रहण, और या फिर उसका हम क्या करते हैं, उसे हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं। अब जनन द्रव्य संग्रह जिसमें किसी फसल या उससे संबंधित प्रजातियों को विश्व भर से एकत्रित किए गए विभेद हो, उसे विश्व संग्रह कहते हैं। बोलो, बात समझ में आई? यानी कि आपने किसी प्रजाति का, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ब्लूबेरी है, तो ब्लूबेरी का आप लोगों ने जो है अमेरिका से भी जीन मंगवाया, आप उसका है ना यूरोप से भी जीन लेकर आए, ठीक है, आप उसका मान लीजिए किसी स्विट्ज़रलैंड से भी जीन लेकर आए, तो जगह जगह से लाकर उसके जीनों को आपने एक जगह क्या किया है, संग्रहित किया है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विश्व संग्रहण कहते हैं। तो या किसी फसल या उसकी संबंधित प्रजातियों के जनन द्रव्य को जो आप क्या होते हैं, विश्व के भिन्न भिन्न कोनों से लेकर आकर एक जगह संग्रहण करते हैं, तो उसे हम कौन सा संग्रहण कह देते हैं, विश्व संग्रहण कहते हैं। देखिए बेटा, भारत के अंदर NPBGR जो है, ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है, आपको ऐसी बहुत सी सुविधाएं मुहैया करवाता है जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, जनन द्रव्य को संग्रहित कर सकते हो, जिनमें आपका राष्ट्रीय जीन बैंक भी एक आ जाता है। तो NPBGR में राष्ट्रीय जीन बैंक है जहां पर आप किसी भी प्रजाति के जनन द्रव्य को, उसके DNA को, उसके बीज को आप क्या कर सकते हो, संग्रहित कर सकते हो। अब इस जीन बैंक के अंतर्गत जनन द्रव्य को बीज बैंकों के अंदर, ठीक है, तो जीन बैंक के कितने प्रकार है, बीज बैंक हो सकते हैं, प्रक्षेत्र बैंक हो सकते हैं, अलग अलग कल्चर हो सकते हैं, जायगोटी भ्रूण, इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, अब हम लेते हैं कि आपके पास में कोई एक एक्स प्रजाति थी और एक वाई प्रजाति थी, अलग अलग थी, इनके जीनों को आपने मिक्स करवाकर इनका क्या बनवा दिया, भ्रूण बना दिया। अब भ्रूण को बस यहीं पर लाकर छोड़ दिया और इसे आपने क्या करवा दिया, संरक्षित करवा दिया। तो भ्रूण अवस्था में, जायगोटी अवस्था में ये जायगोट बनता है, जायगोट से क्या बनता है, भ्रूण, तो जायगोट अवस्था में आपने क्या करवा दिया, संरक्षित करवा दिया। तो आप भिन्न भिन्न पादप भागों को, जायगोट को, पादप के भ्रूण को, बीज को, DNA को, इन सभी को आप क्या कर सकते हो, जीन बैंक के अंदर संरक्षित कर सकते हो। अब देखिए बेटा, NPBG मुख्यालय में जनन द्रव्य संग्रहण जो है वो 2 रूप में किया जाता है। एक तो होता है बेटा आधार संग्रह। आधार संग्रह का मतलब होता है जिसके अंदर आप किसी चीज़ को बहुत लंबे समय के लिए क्या कर रहे हो, संग्रहित कर रहे हो, यानी कि आपको इसे बार बार की ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है कि भाई मैं इसे संग्रहण कर दूं और इसकी ज़रूरत जो है मुझे 20-25 साल बाद पड़ने वाली है, 40 साल पड़ने वाली है, अभी इस चीज़ की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। या ऐसा फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर आम है, अब मान लिया कोई पादप की प्रजाति और आपको लगता है कि आने वाले कुछ सालों में ये खत्म हो सकती है प्रजाति। अब वो साल 20 साल, 25 साल, 50 साल, 60 साल कितने भी हो सकते हैं, लेकिन प्रजाति अभी तो है, लेकिन कुछ समय के बाद इसे खत्म होने की क्या है, संभावना है। तो क्यों ना इसके भाग को मैं क्या करके रख दूं, संरक्षित कर दूं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, उसे बहुत लंबी अवधि के लिए संग्रहित कर रहे हैं। तो जब आपको जनन द्रव्य को लंबी अवधि के लिए संग्रहित करना होगा तो आप कहाँ जाएंगे, आप NPBGR के मुख्यालय में जाएंगे और मुख्यालय में जाकर उसे संग्रहित करेंगे। तो बस यही मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि जब जनन द्रव्य को आपको लंबे समय के लिए संग्रहित करना है तो NPBGR क्या कहता है, फिर इसके अंदर आप क्या करवाइए, आधार संग्रह करवाइए।
लेकिन अगर जनन द्रव्य को आपको कुछ समय के लिए ही संग्रहित करना है तो आपको मुख्यालय आने की ज़रूरत नहीं है। आपके ही क्षेत्रों में हमने छोटे छोटे क्या बनाए हैं, अपने क्या बना रखे हैं, ऑफिसेस बना रखे हैं, और आप वहाँ पर कुछ समय के लिए अपने जनन द्रव्य को संग्रहित कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, भाई मैं प्लांट ब्रीडर हूँ, मैं किसी प्लांट पर काम कर रही हूँ, मैंने जाकर देखा, मैंने यूरोप में विजिट किया, मुझे वहाँ पर कोई पादप की जीन मिली जो मैं सोच सकती हूँ कि मैं जब अपने देश में जाकर इस पर काम करूँगी तो मुझे वो जीन काम में आ सकती है। अब मैंने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया, हो सकता है उस एक्सपेरिमेंट में 6 महीने बाद, साल भर बाद मुझे उस जीन की ज़रूरत पड़े, तो मुझे उसके लिए उसे लंबी समय के लिए संरक्षित नहीं करना है, क्योंकि ये मेरा काम का भाग है, मुझे जीन की बार बार ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस अवस्था में जो संग्रह होगा उसे हम क्या कहते हैं, सक्रिय संग्रह कह रहे हैं। बार बार काम में ले रहे ना, यहाँ पे तो आपने बहुत लंबे समय के लिए उसे क्या कर दिया है, संग्रहित कर दिया है। तो ऐसे संग्रहण को तो आप क्या देते हैं, आधार संग्रहण। और जब आप क्या कर रहे हैं, उसे बहुत लंबे समय के लिए संग्रह कर रहे हैं, तो उसे आप कौन सा संग्रहण बोल देंगे, उसे आप बोल देंगे बेसिकली सक्रिय संग्रहण। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, संग्रहण कर सकते हैं। अब देखिए, संग्रहण यानी कि आपके जर्म प्लाज्म के बाद में, ग्राम्यन के बाद, जर्म प्लाज्म के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास में टॉपिक आता है उसे हम कहते हैं इंट्रोडक्शन या प्लांट इंट्रोडक्शन। देखिए, प्लांट इंट्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, पादप पुनर्स्थापन भी कहते हैं। तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट हेडिंग, पादप पुनर्स्थापन, या फिर जिसे आप क्या कहते हैं, प्लांट इंट्रोडक्शन। हाँ जी, आप जर्म प्लाज्म को लेकर आ गए, संरक्षित भी कर दिया, अब आप उसे अपने क्षेत्र में काम ले रहे हैं। हो सकता है वो आपके नॉर्मल, आपके देश से हो या कहीं से भी आप लेकर आए हो, पहली बार आप उसे काम में लेने वाले हैं, तो इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है, उस क्षेत्र में उसे पहली बार उगाया जाएगा, तो इसे हम पादप पुनर्स्थापन या फिर हम इसे क्या कह देते हैं, प्लांट इंट्रोडक्शन कह देते हैं। अब जो पादप पुनर्स्थापन है या प्लांट इंट्रोडक्शन है, वो किस पर निर्भर करता है, वो सबसे पहले निर्भर करेगा किसके ऊपर, अनुकूलन के ऊपर। किस पे निर्भर करेगा बच्चा, अनुकूलन पे। आप जिस भी पादप को उगा रहे हो वो उस क्षेत्र की एक मिनट, हाँ, उस क्षेत्र की जलवायु, तापमान, इन सब के अनुरूप होना चाहिए। बोलो, बात समझ में आएगी। अगर वो इन सब के अनुरूप ही नहीं होगा तो वो क्या नहीं कर पाएगा, वो ढल ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होता है, आपको अपना जो भी पादप को, आप नए पादप को लेकर आ रहे हो, जिस क्षेत्र में लेकर आए हो, उसकी वातावरणीय परिस्थितियों के हिसाब से ढलना होता है। अब अगर वो ढल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ढल पाया तो आपको उसके जीन में क्या करने पड़ेंगे, परिवर्तन करने पड़ेंगे। इसीलिए जो आपके पास में पादप पुनर्स्थापन होता है, पादप पुनर्स्थापन जो होता है वो कैसा होता है, दो तरह का होता है। एक तो होता है हमारे पास में प्राइमरी प्लांट इंट्रोडक्शन। बोलो, बात समझ में आ रही है। प्राइमरी प्लांट इंट्रोडक्शन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्राथमिक पादप पुनर्स्थापन। और दूसरा बच्चा हम लोगों के पास में आता है सेकेंडरी प्लांट इंट्रोडक्शन, जिसमें आता है आपके पास में द्वितीयक पादप पुनर्स्थापन। बोलो, बात समझ में। अब देखिए, प्राइमरी प्लांट या सेकेंडरी प्लांट इंट्रोडक्शन में फ़र्क क्या है। हमने क्या बोला, हम कोई प्रजाति को बाहर से लेकर आए। देखिए, मैं एक एक एग्जाम्पल बाबा इसलिए लेती हूँ ताकि आप उससे फेमिलियर हैं, इसलिए। तो हमने क्या बोला था कि भाई हम मैक्सिको से किसको लेकर आए थे, सोनार 63 और 64 को, है ना। अब ये सोनार 63, 64 जो कि क्या है, एक गेहूं की प्रजाति है, ये हमारे देश में नहीं होती थी। हम इसे मैक्सिको से पहली बार कहाँ पर लेकर आए,
भारतीय क्षेत्र के अंदर लेकर आए या भारतीय जलवायु में लेकर आए। और भारतीय जलवायु में लाकर हमने इसे क्या कर दिया, उगा दिया। तो जब ये यहाँ पर आकर अगर उग गया तब तो इसे हम क्या कह देंगे, तब तो इसे हम कह देंगे प्राथमिक पुर्स्थापन। बोलो बात समझ में आए? एज इट इज आपने लाके उगा दिया, आपने इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया है, इसे ऐसे की ऐसे लाकर आपने हमारे यहाँ पर उगा दिया, हमारे देश में इंट्रोड्यूस कर दिया और ये वृद्धि कर गई, ये प्राथमिक पुर्स्थापन है। दूसरा क्या हो सकता था कि क्या हुआ भाई, आपको पता चला कि ये जो सोनार 63 और 64 है, इसके बीजों का रंग, इसके बीजों का रंग क्या था भाई, लाल था, जो कि हमें क्या नहीं था, एक्सेप्ट नहीं था। तो पहले हमने क्या किया, इसके जीन में हमने क्या किए, परिवर्तन किए। फिर उसके बाद में जाकर इसे क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, तब जाके इसे क्या किया गया, हमारे क्षेत्र में लगाया गया। तो एज इट इज जैसा हमें मिला वैसा नहीं लगाकर उसमें हमने कुछ परिवर्तन करके अगर हम हमारे देश में उसे लगा रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, बेसिकली सेकेंडरी इंट्रोडक्शन कहते हैं। तो ये डिफरेंस है बेसिकली आपके यहाँ पर प्राथमिक पुर्स्थापन के अंदर और द्वितीयक पुर्स्थापन के अंदर। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि पादप पुर्स्थापन के अंदर आप कौन कौन सी प्रक्रियाओं को इस्तेमाल में लेंगे, यानी कि किस तरीके से आप प्लांट को नई जलवायु में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, फिर चाहे वो प्राथमिक पुर्स्थापन हो चाहे सेकेंडरी पुर्स्थापन हो। थैंक यू।